नमस्कार, मैं एकता और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स न्यूज़। जैसे हम आपको पता है कि हंगामा टाइम्स हमेशा उत्तर प्रदेश से खास शख्सियतों से आपकी मुलाकात कराता रहता भी है, जिनसे हमें कुछ प्रेरणा मिलती है, आपको प्रेरणा मिलती है, जिन्होंने समाज के लिए ऐसा कुछ करके रखा होता है कि लोग उनसे सीखते हैं और उनका नाम बड़े अदब से लेते हैं। आज हम ऐसी शख्सियत से मिलने आए हैं जिन्होंने अपने समय में जब वो ड्यूटी पे थे या तब तो सरकार का भी उनका काम अच्छे से कर रहे थे, लेकिन उसके साथ साथ समाज सेवा भी कर रहे थे। रिटायरमेंट के बाद भी उन्होंने समाज सेवा से कभी भी मुख ना मोड़ा और समाज सेवा उन्होंने की, लेकिन कभी भी उन्होंने ये नहीं सोचा कि कहीं मुझे दिखाया जाए या मीडिया के द्वारा या मुझे भी नाम चाहिए। लेकिन उन्होंने आज भी, जब से इन्होंने मुझे होश संभाला है, जितनी बातों में मुझे उनसे लगा, और जब से उन्होंने होश संभाला और आज तक उन्होंने सिर्फ समाज सेवा के लिए, अपने गांव परिवार का नाम रोशन करने के लिए, गांव समाज के लिए जो कार्य किए वो काबिल तारीफ़ है। आज हमारे साथ है पूर्व कमिश्नर विद्याधर दुबे जी। तो मुलाकात करवाते हैं खास शख्सियत में पूर्व कमिश्नर विद्याधर दुबे जी के साथ। उनसे जानते हैं कि कैसी रही उनकी जर्नी, पढ़ाई लिखाई, शिक्षा दीक्षा स्थान, जन्म स्थान, और कैसे उनको कौन सी सिटी में ज़्यादा समय उनका व्यतीत हुआ, किस तरह से देखते हैं समाज को, आज के विकास को, उस समय के विकास को, सारी बातें करें। सर, आपका स्वागत है हंगामा टाइम्स में। देखिए, शिक्षा की तो एकता जी प्रारंभ यूँ हुआ कि जब मेरी उम्र 8 साल की थी तो पिताजी मेरे कोऑपरेटिव में थे, पढ़ने में बहुत तेजस्वी थे, अवध प्रांत बोर्ड के सेकंड पोजीशन होल्डर। तो एक दिन हमको एक सवाल नहीं आया जब मेरी उम्र 7-8 साल की थी। रात को बाबूजी दौरे से लौटे, 2 बज रहा था। मैं उछल के खड़ा हो गया। हमने कहा, बाबूजी सवाल एक नहीं आ रहा है, अपने से नहीं लगा पाए हैं। तो उन्होंने कहा, बताओ सवाल बताओ। तो हम लपके अपने बस्ते की तरफ, हम लोग बस्ता कहते थे बैग को, जो आज का बैग है। तो जब हम बैग की तरफ लपके तो उनका, रुक जाओ, बैग में से किताब मत निकालो, स्केल निकालो। और उन्होंने मेरे, उस समय कोमल हाथ रहे होंगे 7-8 साल के, उन्होंने स्केल से खड़ा करके 2, 4, 5 स्केल मारा। उन्होंने कहा कि अगर तुझे सवाल नहीं आ रहा है तो सवाल किताब में क्या कर रहा है, सवाल यहाँ क्यों नहीं है। अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आई तो सवाल तो यहाँ हो जाना चाहिए ना, जो नहीं है इसका मतलब अभी क्यूरियासिटी ही तुम्हारी प्रॉपर नहीं है। वह उनका मैं जानबूझ के एक्स्ट्रा वर्णन एक कर रहा हूँ, इसलिए कि हाई स्कूल में जो हम लोग थे 1969 में हाई स्कूल का पेपर था, उसी समय बाबूजी की डेथ हुई। मरने के पहले एक दिन उन्होंने एक नया सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस हुआ था, ट्रिग्नोमेट्री। तो उन्होंने कहा कि और तो ठीक चल रहा है, अलजेब्रा मैथमेटिक्स उनको आती थी, तो उनका ज़रा ट्रिग्नोमेट्री में पार्ट खोलो, 9 यह लगाओ। तो मैंने ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट खोला, थोड़ा कॉन्सेप्चुअल धुंधला था, तो मैंने धीरे से पन्ना पलट के उस सवाल का उत्तर देख लिया ऑनेस्टली। और हमने कहा, बाबूजी, उन्होंने उत्तर मिला, उत्तर सही था। हमारी जो झिझक थी और आधे मिनट का जो स्टेज था, उसे उन्होंने जान लिया कि मेरी अथॉरिटी नहीं है। बिजली नहीं होती थी अमित जी, और उस व्यक्ति का यह जलवा था, 53 साल की उम्र में कोऑपरेटिव में एडीसीओ थे, कि उन्होंने एक रात में ट्रिग्नोमेट्री के हाई स्कूल स्तर के 17 पाठ पढ़ डाले, समझ डाले। अगले दिन उन्होंने कहा, बेटा अब बताओ, कल वाला सवाल लगाओ जरा सा, कल ही वाला सवाल फिर से। पिताजी से पढ़ाई लिखाई, पिताजी की तेजस्विता पढ़ाई में इतनी थी कि मतलब जैसे वो तो तलवार की धार पर, जो पहले चाणक्य के ज़माने में आप पढ़ते होंगे कि यहाँ पर बांध लेते थे छुट्टियाँ और सोने नहीं पाते थे। पिताजी तीक्ष्ण बहुत थे, तो उनका जरूर 1-8% अंश हमको भी मिला होगा। जन्म स्थान मतलब कौन सी, मतलब यूपी? गाजीपुर एक ज़िला है। पढ़ाई लिखाई वहीं हुई सर? पढ़ाई लिखाई इनिशियली ऐसा हुआ कि बाबूजी, हम जब पैदा हुए गाजीपुर में, थोड़े दिन बाद बाबूजी का ट्रांसफ़र इलाहाबाद हो गया। इलाहाबाद में एक केपी कॉलेज है, जगत तारण है, जहाँ लड़कियों ने, जब भारत चाइना युद्ध हुआ तो लड़कियों ने खून से नेहरू जी को पत्र लिखा था कि इस देश की हर, तब नारी शक्ति जाग रही थी। हाई स्कूल के इंटरमीडिएट के बच्चों ने जगत तारण के लिखा था कि हमारा खून देश को जाएगा, हमारे गहने चले जाएंगे। तो उस ज़माने में जॉर्ज टाउन में हम लोग रहते थे। जब दर्जा 5 तक तो हालत ये थी कि इलाहाबाद रहते थे और जाके इम्तिहान गांव पर दे देते थे।
यहाँ रहते थे, एग्जामिनेशन के समय चले गए, गाँव में पेपर दे दिया। लेकिन 9 में जब हम आए तो बाबूजी का रियल ट्रांसफ़र हो गया, फिर डेथ ही हो गई 2 साल बाद। तब हम गाजीपुर में डीएवी कॉलेज में पढ़े, फिर इंटरमीडिएट हमने सिटी कॉलेज से किया, फिर प्रयाग विश्वविद्यालय, हमारी पारिवारिक परंपरा थी तो हम इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में गए, फिर हमने बीएससी किया, फिर एलएलबी किया। और कुछ भाग्यशाली लोगों में रहे कि जब हमारा टाइम्स ऑफ इंडिया में उस समय अमृत बाजार पत्रिका आती थी, तो उसमें जो रिजल्ट था ट्रेजरी अफसरी का हमारा, और हमारा लॉ के 3rd ईयर का रिजल्ट एक पेपर में एक दिन ही आया था, नर्दनिया पत्रिका में। मतलब एक पेज पर हमारा लॉ में टॉप करने या सेकंड पोजीशन पाने का रिजल्ट था, और एक में पीसीएस का। उसी दिन में बरी भी हो गया, नौकरी चाकरी पा गया। हॉस्टल से वहाँ करने गए। पिताजी थे? नहीं, पिताजी हाई स्कूल में 1969 में, हमारे 15 साल 2 माह की उम्र में उनकी मृत्यु भी। हमको पढ़ा रहे थे 4 बजे अंग्रेजी, आँख करवा रही थी, लालटेन की रोशनी होती थी, TH80 शब्द पढ़ना था। कुछ नींद में कुछ अज्ञानतावश हम उसको हमने कहा थैट, तो उनका अरे मूर्ख, यह दैट है, और वह उनके अंतिम शब्द थे। वही पढ़ाते पढ़ाते उनकी जान गई, मतलब वहीं पर। माताजी ने बड़ा लंबा जीवन जिया। वो 69 में बाबूजी मरे, और मदर हमारी 2004 अक्टूबर में, इसी अक्टूबर के महीने में। बड़ा लंबा, बड़ा जीवनोपयोगी। 6 बहनें थीं, 2 भाई हम लोग थे। तो मदर ने बड़ा, कूल्हा टूट गया सन 87 में, और उसमें जुनून यही था कि हम माँ को ले गए दिल्ली। डॉक्टर अरुण गोयल साहब ऑनरेबल ऑर्थोपेडिक सर्जन टू ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे। उन्होंने माँ का टेम्पल नर्सिंग होम में बड़ा सस्ते में इलाज किया, 3000 में। कूल्हा प्रोसेसिस कहते हैं उसको, जोड़ दिया, वाकर पकड़ा दिया, मटर छीला, पोते खिलाए, पोतियाँ खिलाई, और खूब बड़ा हो गए। लेकिन इस पूरी गाथा में एक नाम जो सबसे बड़ा है, रामचंद्र जी की इस समय इंटरनेशनल शोहरत है। बाबूजी भी इलाके के ज्ञानी विज्ञानी माने जाते थे, परोपकारी थे 1 नंबर के। भैया जो हमारे हैं, जब बाबूजी की डेथ हुई तो उनकी उम्र 27 साल थी और मेरी उम्र 15 साल थी, ठीक 12 साल बड़े थे। उस व्यक्ति ने, जब तक मैं गजटेड ऑफिसर नहीं हो गया तब तक उन्होंने टेरिकाट का पैंट शर्ट नहीं पहना। हमारी भाभी जी को एक चांदी का पाजेब और 5 रुपये 5 ग्राम का चांदी का सिक्का भी नहीं खरीदा गया। 2 बहनें छूट गई थी अनमैरिड, और एक मैं छूट गया था। हाई स्कूल, कितने ऑप्शन थे कि मैं हाई स्कूल में नंबर ठीक थे, प्राइमरी स्कूल में टीचर हो जाता, नंदगंज सिहोरी मिल में जाके लॉ अफसर हो जाता। उस व्यक्ति ने कहा कि जो तुम्हें बनना है, जहाँ तक तुम पढ़ना चाहते हो वहाँ पर पढ़ना। हमारी तरफ से यूनिवर्सिटी गए, फिर बीएससी किया, फिर लॉ किया। और यही बात एकता मैं आपको भी बोलता हूँ, अगली जनरेशन के हर बच्चे को बोलता हूँ, और यही बात हमने अपने भी बच्चों को कही, जो 7वें आसमान में इसमें उड़ रहा है। शशि थरूर के साथ वो अमेरिका में न्यूयॉर्क में भाषण देने जा रहा है 9 नवंबर को, इसी कि जो तुम बन सकते हो, जितना खेल सकते हो। हम लोग तो फैसिलिटेटर हैं, हम लोग तो केवल राय देते हैं। मैं भी बीच में बच्चों के स्कूल में सेंट गार्डिगे में गया था, मतलब 60 बच्चों के चेहरे पर एक केला खा के, एक मिठाई का पीस खा के जो संतुष्ट थी, उनको हम लोगों ने कहा तुम नाचो, तुम गाओ, जो मन करता है चुटकुला सुनाओ। उनका वह नृत्य, वह हालात, तो सारी धरती छोटी है उसके आगे, जो उनके चेहरे पर वंचित बच्चे। भैया का कद बहुत बड़ा था परिवार में, बहुत निर्भीक, बहुत। लेकिन अगली जनरेशन में बच्चा तो आपको कभी कोई भेजता हूँ। भैया का एक ग्रैंड सन है आयुष, उसने 1 साल इंटरमीडिएट करने के बाद गाजीपुर में टॉप किया, ज़िले में हाई स्कूल में। इंटरमीडिएट में उसने पूरे पूर्वांचल में टॉप किया, और फिर आयुष जो है वो अगली कड़ी में कानपुर उसने आईआईटी क्रैक किया, और कानपुर आईआईटी में इस समय मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर रहा है। इस समय 2रा साल है। सर, लेकिन अगर हम बात करें आपकी, तो जैसे कि हमने सुना है आज भी आप समाज सेवा करते हैं, और जब आप नौकरी में थे उस समय भी समाज सेवा होती थी। पहली ज्वाइनिंग सर आपकी लखनऊ से ही रही है, और लास्ट आपका बनारस।
यादें सर, जब लखनऊ में आपकी यादें, जब पहली ज्वाइनिंग हुई तब लखनऊ कैसा था सर, और आज कितना बदलाव है? लखनऊ में तब भी एक था, मैं ट्रेजरी अफसर चूंकि था, तो एक आप कभी ट्रेजरी ऑफिस ज़रूर चले जाइएगा आप लोग ज्ञान अर्जन के लिए, कि वहाँ जो आदमी रिटायर होके आता है, एक हम लोग मजाक मजाक में कहते हैं कि बल्ब फ्यूज है, तो 1000 वाट का फ्यूज है या 500 वाट का फ्यूज है या 60 का, जीरो क्या फ़र्क पड़ रहा है, वह बल्ब निष्प्रभ हो गया। तो ट्रेजरी अफसरी में यूपी में इस समय 493 IAS फंक्शनल है आज की डेट में, 39-44 इस समय IG हैं, 8 ADG हैं, 8 DGP हैं, रादर DG प्रोसिक्यूशन, DGC OP सिंह जी और जगमोहन लाल यादव जी तो DGP रहे हैं। ट्रेजरी सर्विसेज में जो आता है, कैसे कैसे लोग आते थे, एक महाविभूति प्रकट हुए, उन्होंने कहा कि मैं राजेंद्र वर्मा, तो मैंने कुतूहल से उनको अभिवादन किया। राजेंद्र वर्मा साहब हमारे ज़िले में कलेक्टर रहे थे और उनके 2 लड़के हैं और दोनों का नाम आपने रामायण में भी सुना होगा, और बेमिसाल बेहद अच्छे अफसर लव वर्मा कुश वर्मा साहब IAS जो हैं, उनके दोनों बेटे हैं, एक ही साथ दोनों IAS हो गए थे। अब उसमें लव वर्मा साहब असाधारण रूप से प्रेमी प्रकृति के हैं, आप उनके पास चले जाएंगे तो लगेगा कि बेटी या बहू या बच्ची आ गई, बहन आ गई, बुटी आ गई, इतना प्रेमी आदमी है। IAS के जेम ऑफ द जेम हैं। ट्रेजरी में हमने जो बस्ती में बताया कि पहली बार संवेदना के तार जगे, कोई आदमी मर गया, यानी कि लखनऊ के बाद कानपुर, कानपुर के बाद बस्ती, रियल पोस्टिंग बस्ती है। कितना रहे? 1.5 साल, 1.5 साल। आखिरी का जो आपकी रिटायरमेंट था वो बनारस में था, लेकिन बीच के जो दूसरे दौर रहे, जिसे एक मुरादाबाद जगह है, मुरादाबाद में 3 लोगों से संपर्क बना, आज भी है, और मुझे लगता है कि आज मुझे अगर कोई हारी बीमारी पड़ जाए, कोई ऐसी हो जाए जिसमें 10-5 करोड़ रुपया खर्च होने वाला, तो हमारे मुरादाबाद के साथ के 3 लोग में से किसी एक को खबर होगी और वो काफ़ी होगा कि वो जापान, अमेरिका, इंग्लैंड कहीं इलाज करा दे। वो लोग यहाँ भी छा गए हैं लखनऊ में। आप पलासियो देख रहे हैं, पलासियो के बगल में एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग खड़ी है, तो हमारे एक मित्र हैं गोगी बाबू, उनका उसके बगल में 17 एकड़ ज़मीन है और आद्यांत उन्हीं के ज़मीन में बिल्डर ने डेवलप किया है। रियल इस्टेट के किंग लोग हैं मुरादाबाद में। उनका यानी कि फिर आपका जो बस्ती से मुरादाबाद, मुरादाबाद से बनारस है? नहीं, बस्ती से पोस्टिंग तो हमारी अलीगढ़ हुई, और हमारे सर्विस के जो सबसे कहने वाले उदाहरण हैं जो सबको सबक दे सकते हैं शायद, वह गाजियाबाद है। गाजियाबाद विकसित हो रहा था। आपने बात की कि उस समय क्या था और आज क्या है लखनऊ, तो लखनऊ तो फिर भी एक शाही अंदाज का शहर है। अब यह डेवलपमेंट तो पहले नहीं था, इंदिरा प्रतिष्ठान तो नहीं था, लोहिया तो नहीं था, मेडिकल कॉलेज ट्रेडिशनली था 1962 से। गाजियाबाद में जब पहुंचा तो सर्विस ज्वाइन करने हमारे विभाग के 90% लोग किसी न किसी मकान के पिछवाड़े रहते थे। ऐसा गाजियाबाद में प्रोफेशनलिज्म था, पैसा था, तो पीछे लोग रहते थे। हम लोग आगे गए, 3 आदमी थे, तो हमारा रिक्शे वाला जो था उसने एक बड़ा हरा भरा सा लान था और एक नख सिख सुंदरी, मतलब रेयर ऑफ द रेयर एक ब्यूटी जो है वो लान में पानी दे रही थी। पाइप से पानी गिर रहा था। हमारे रिक्शे वाले ने वो पाइप उठा और मुंह में डाल लिया, तो उन्होंने पाइप वो छीन लिया और कहा कि जाओ जिसके यहाँ है उसके यहाँ पानी पियो। अपने यहाँ पीते हुए पानी का उन्होंने छीन लिया। वह दिन एकता पहला दिन था कि मैंने सोचा इस ज़िंदगी में गाजियाबाद लौट के नहीं आऊँगा इस पोस्टिंग के बाद। फिर अकल के मारे पूरब के आदमी सीधे साधे, एक दिन मैं गाजियाबाद पहुंचा, गलती से दिल्ली से चला जाना था सहारनपुर, चढ़ गए गाजियाबाद वाली गाड़ी में। अरे सहारनपुर जाना था, चढ़ गए हम बरेली वाले रूट का, गाजियाबाद जाते थे गलती समझो, उतर गए। वेट करना था 40 मिनट, अगली गाड़ी आ रही थी। तो एक मोची ने कहा बाबू जी पॉलिश कर दूँ। पूरा हिसाब लगाया, हमने कहा कितना, 5 रुपया। 1 कील लगा दूँ सब जूते में, हमने कहा लगा दो 1 कील। 1 रुपये की लग गई, जूता तैयार हो गया। मैं अखबार पढ़ता रहा, पढ़ने के शौकीन आदमी तक कहीं पढ़ने लगता हूँ। तो उसने कहा कि 29 रुपया। तो हमने कहा भैया 1 रुपये कील और 5 रुपये पॉलिश कराई, 29।
हम भी अकाउंट्स से परिचित आदमी हैं। कहा कि साहब 24 लगा दिया ना कील, 24 कील लगा दिया। आपको कभी दांत करके हैं रेत पर चले हों, रेतीले मैदान पर, या दांत किरकिराने लगते हैं इस तरह के। अब जब मैं 24 कील वाला जूता मैंने पहना, जिसे घोड़े के पैरों में नाल लग गया, तो पहले में किरक के आधा दांत इधर से उधर होने लगा। 29 रुपये दे दिया, कौन लड़ाई करता। फिर मैंने उन जूतों को, मैं चल ही नहीं सकता था पहन के, जिसे वो टप 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 प्लेटफॉर्म में वैसे ही पत्थर स्ट्रांग रहता है, वो जितने चलो उतने लगता थक दाते पर। अंत में मैंने हार मान के वह जूता वहीं रेलवे स्टेशन गाजियाबाद को ही समर्पित कर दिया और कहा कि अब इस जन्म में मुझे गाजियाबाद तो दोबारा आना ही नहीं है। कुछ हो जाए गाजियाबाद, हालांकि मैं यूपी का सबसे यशस्वी, सबसे बड़ा पद है, मारामारी होती है, चीफ मिनिस्टर इन्वॉल्व होते हैं, एडिशनल कमिश्नर ग्रेड 1 गाजियाबाद में हुआ, और अपना अंतिम मेंबर ट्रिब्यूनल बनारस की तो धोखा था, 1.5 महीने की पोस्टिंग थी। मैं गाजियाबाद में सबसे बड़े शिखर पर, उससे बड़ा कोई पद ही नहीं यूपी में हमारे प्रशासकीय दृष्टि से। लखनऊ में भी ग्रेड 1 है, 2-2। तीसरी एक और बात ने, मैंने उस दिन संकल्प नंबर 2 कसम ली। एक मैं जब गाजियाबाद पहुंचा था तो एक ऐसे ही कॉलोनी थी, पार्क एंड पे मकान थे, 95, 96, 97 इस तरह बने थे कि 97 नंबर में जो खाना खा रहा हूँ हमारे यहाँ से दिखता था, और 97 नंबर कोई बाहर आदमी गेट बजाया तो दिखता था इसे पड़ोस का। तो मैं ट्रांसफ़र हो गया हमारे आदरणीय एस एन पांडे साहब का, उनका ट्रांसफ़र कन्नौज हो गया। 1 दिन बीता, 2 दिन बीता, हमारा किचन खुला नहीं था, मैंने उनको खाना खिलाया, कोई नहीं आया, कोई नहीं गया। 7 दिन, अब उनको जाने जाने को हो गया, ट्रक लदने लगा। एक आदमी स्कूटर से उतरा, गया, नमस्ते किया, फिर तो हमने कहा यार इस शहर में एक आदमी भी बसता है, एक आदमी भी मनुष्य है जो, देखो ये तो आया हुआ है मिलने। तो मैंने कहा कि चलो इसके दर्शन कर लूँ भाई, कम से कम एक भला आदमी इस शहर में बसता है। तो पहुंचा तो पता यह लगा कि जिस ट्रैक्टर से उनका सामान जाना था उसका डीजल भरवाने के लिए एडवांस पैसा लेने आया था वो, मतलब वह आदमी था। उस दिन तीसरी बार हमने कसम खा ली कि गाजियाबाद नहीं आऊँगा, और अंत में गाजियाबाद फिर मुझे बड़ी लड़ाई हुई। कोई 65 IAS का सोर्स लगा, कोई मुख्यमंत्री का सोर्स लगा, कोई प्रमुख सचिव का। अंत में तंग आकर के हिमांशु कुमार साहब थे, बहुत तेजस्वी अधिकारी हैं, उनका कार्यकाल था। वीरेश कुमार साहब प्रमुख सचिव थे, राकेश गर्ग साहब मुख्यमंत्री के मुख्य सचिव थे। अंत में इन लोगों ने मुझे गाजियाबाद, सारे जन्म की नथ तोड़ते हुए हमारी गाजियाबाद पोस्ट कर ही दिया, और मैं गाजियाबाद ही से प्रैक्टिकली वहीं पर ही मेरा रिटायरमेंट हुआ। 1 महीने का एक प्रमोशन पोस्ट था, 1 महीना पेंशन बढ़ा करके रिटायर हो गए। अच्छा, तो समाज सेवा की बात करें, जब आप वैसे भी जब आप नौकरी में थे तब भी आपने समाज सेवा की, उसके रिटायरमेंट होने के बाद इसलिए समाज सेवा आप करते आ रहे हैं, चाहे किसी के घर में पानी पहुंचाने से लेके राशन, बच्चों के चेहरे पे मुस्कान तक लाने का। तो सर ये कैसे परिवार से आया, कैसे सोचा सर आपने कि नहीं रिटायरमेंट के बाद भी आप बहुत बिजी रहते हैं, समाज सेवा में बिजी रहते हैं, कैसे समय निकाल पाते हैं, कैसे आपने सोचा, यानी लाइफ में ऐसा कुछ हुआ कि आपको लगा कि नहीं समाज सेवा पर थोड़ा समय देना चाहिए, या फिर समाज सेवा उसे कहें, या एक रामायण में है लाइन ना कि स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा। क्यों लिखी तुलसीदास ने रामायण? अपने सुख के लिए। विनम्रता से उन्होंने कहा मैंने अपने सुख के लिए। अब वो तो सार्वजनिक है, और रामचरितमानस जैसा कोई एक आप पाठ बता दिए, जैसे 400 साल से हिंदू मानस को जितना अफेक्ट किया उतना किसी ने किया हो। इस सेल्स टैक्स की नौकरी में, या मुझे लगता है बहुत सारे प्रशासनिक पदों पर, एक नॉर्मल एडवांटेज क्या है कि मान लीजिए हमारे पड़ोस में कोई आदमी बीमार पड़ेगा, उसको अस्पताल जाना है, हमारे पास गाड़ी नहीं है, स्कूटर है, लेकिन 4 आदमी जो सेल्स टैक्स में टैक्स देते हैं, जो धनाढ्य हैं, जो संपन्न हैं, अगर उनसे आपने थोड़ा मीठा बोला, आपने लाला की बजाय उनको अग्रवाल साहब बोला, किसी को कन्हैया लाल नाम से पुकारा, तो वह आदमी, हमारी माँ का ऑपरेशन जब हुआ तब भी वहाँ 5 गाड़ियाँ लगातार खड़ी रहीं संभल वालों की। माँ ने कहा कि सब मैं मरूंगी ऑपरेशन में, मतलब जीजा को बुलाओ, बहन को बुलाओ, मतलब पूरा 20 लोगों को। बहरहाल मैं ये कह रहा था कि जिसे यह एक एडवांटेज रहता है हम लोगों को कि आप इसे किसी को गाड़ी से अपने भेज दिए, गाड़ी दूसरे की, कोई लाइब्रेरी, एक मतलब बहुत पुण्य पुरुष हैं, उनका नाम आ जाए अगर चर्चा में तो बहुत अच्छा लगेगा, भागवत प्रसाद त्रिपाठी, PPS थे, जो बाद में IG गोंडा होकर रिटायर हुए। वह आदमी मनुष्य योनि का आदमी नहीं, वो देवता योनि के आदमी हैं।
डेडली ऑनेस्ट। इतने पुरस्कार उनको मिले हैं कि उनके ड्राइंग रूम में पुरस्कार रखने की जगह नहीं है, घर छोटा है। वो नारायण धाम उन्होंने उस अपने गांव की मिट्टी, मैं तो चरणों की धूल क्या होऊंगा बीपी त्रिपाठी साहब के, मतलब जिस गांव में इंटरमीडिएट में उस आदमी को किताब मैथ की पूरी नहीं थी, फिजिक्स किताब पूरी नहीं थी, किताब लोग शेयर करते थे, एक किताब है दोनों लोग पढ़ते थे। अब सोचो इम्तिहान के दिन कैसे पढ़ते होंगे। वह बीपी त्रिपाठी साहब उस राख से निखर के आए, डिप्टी एसपी बने 75 बैच में, हम लोग साथ साथ पोस्टेड रहे। अब आप देखिए कि वह व्यक्ति पुलिस हाउसिंग बोर्ड में भर्ती अधिकारी हैं, 55,000 रुपये तनख्वाह पाते हैं और तनख्वाह का नया नया पैसा एक लाइब्रेरी। उनका यह सपना था कि जिस गांव में मैं पढ़ रहा था मुझे किताब नहीं मिली, फिजिक्स की, मैथ की, हिंदी की, संस्कृत की भी एक किताब उनकी अपनी नहीं थी, शेयर्ड किताबें थी। वह कर्जा चुका रहे हैं। नारायण धाम आश्रम है, हर साल 14 जनवरी को एक कार्यक्रम करते हैं। मैं कभी कभी जाता हूँ और उसमें कौन कौन आता है, गिरीश चंद्र त्रिपाठी जी जो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर रहे, जो इस समय इकोनॉमिक्स के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है, और हायर एजुकेशन बोर्ड जो उत्तर प्रदेश का आज की डेट में है उसके वो मानद सदस्य हैं, स्टेट मिनिस्टर प्राप्त हैं। आप बीपी त्रिपाठी साहब को देखो तो मतलब जैसी संगत में रोगों जैसी संगत वैसा आपका रंग आया। आपकी संगत ऐसी रही जिन्होंने दान पूरी समाज सेवा की, और आपने अपने नज़दीकी जो जैसे आपने मुझे बताया, हम बात कर रहे थे सरसद सर ने कहा जब भी मेरे गांव से या मेरे गांव के पास से भी कोई आता तो मैं अपने घर में हाँ अगर इनको पता चलता है सर को कि मेरे गांव से, गांव के पास से, उस धरती से ही कोई आया है तो सर के यहाँ 2 दिन रहे, 4 दिन रहे, 5 दिन रहे, जितने दिनों से रहना रहे, आएंगे हम उसकी फीस दे देंगे, वापसी करा देंगे उसमें। तो समाज सेवा की बात करूं तो चाहे बच्चों के, गरीब बच्चे, मासूम बच्चों के चेहरे पे स्माइल लाना हो, कहीं पानी की पाइपलाइन पहुंचाना हो, या कहीं राशन देना हो, कहीं इलाज कराना हो, किसी हॉस्पिटल में किसी के पास पैसा नहीं, वो सारे समाज सेवा करते हैं, वो भी खुद से। यानी कि ये नहीं कोई संस्था के उससे, जहाँ जिस पता चलता है सर को कि यहाँ ऐसा कुछ हुआ वो पहुँच जाते हैं। तो मुझे लगता है कि ऐसे लोगों का होना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि ऐसे ही लोग हैं जो समाज को पकड़े हुए, समाज बहुत से लोग हैं। सर मैं आज के युवाओं के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे, जो युवा, अब जनरेशन चेंज हो रही है सर, क्योंकि अब तो आज आपकी बातों में मैंने आपके पिताजी को भी सुना, आपकी माताजी के बारे में जाना, सबसे पहले आपके भाई के बारे में जाना। आज की जनरेशन से जब हम बात करते हैं तो वो अपने बारे में बात करता है, फैमिली के बारे। लेकिन सर आज की जनरेशन को एक संदेश जो आप देना चाहेंगे बस आखिरी। आज की हर युवा जनरेशन को एकता, हमारे बच्चे का, हमारे एकमात्र पुत्र दिव्य प्रकाश नाम है, उसका जब बर्थडे था 2008 में, तो जाने अनजाने मैंने एक कविता लिखी थी 10-12 पेज की। उस कविता, एक कविता उसने लिखी तो उसको मैंने आगे बढ़ा दिया था 4-6 लाइन। लेकिन आपके प्रश्न का, उसके 2008 में उस लड़की की उम्र हो गई थी 17 साल, 81 नहीं 19 और 7 26 साल, युवा हो गया था। MBA कर चुका था सिम्बोसिस से, इंजीनियरिंग कर चुका था रुड़की से। तो मैंने एक लाइन लिखी थी, वह मुझे अभी भी याद है। वह हर युवा के लिए वह प्रथम और अंतिम संदेश है कि राह रोके हिम शिखर, बर्फ़ ने रास्ता रोक रखा है, बर्फ़ का पहाड़ है। राह रोके हिम शिखर जो पिघल गंगा जल बनेगा, वंचनाओं का मरुस्थल तृप्ति का नंदन बनेगा। यह जो वंचना है, डिप्राइवेशन है कि आपके पास घर नहीं है तो, कार नहीं है तो, सामान नहीं है, खाने को भी कभी नहीं है, किताब खरीदने को पैसा नहीं है, यह जितनी भी डिप्राइवेशन है, जितनी वंचनाएं हैं, लाइन यूँ है कि वंचनाओं का मरुस्थल तृप्ति का नंदन बनेगा। यह बगीचा बनेगा जिसमें तृप्ति ही तृप्त होगी, जिसमें फूल ही फूल होंगे, जिसमें फल ही फल होंगे। सनघाट की तरह हम लोग पहुँचा के आए। सूर्य सा खुद को तपाने दो जरा, सूरज की तरह तपो तो सही, सूरज की तरह तपो तो यह बर्फ़ का पहाड़ पिघलेगा, गंगा जल बन जाएगा, अमृत जल बन जाएगा। तो अपने पी लो, पड़ोसी को पिला दो, वंचित को पिला दो, ठीक है ना। उसकी एक लाइन और मुझे तत्व याद है, क्या भला आकाश है पाताल क्या। यूथ में इतनी एनर्जी होती है, एकता की IQ, इंटेलिजेंस कोशेंट जो किसी व्यक्ति का होता है, वह वैज्ञानिक रूप से सिद्ध है कि एक आदमी अगर 90 साल 19 घंटा प्रतिदिन अपने IQ को खर्च करे, चाहे वो आइंस्टीन हो, चाहे नोबेल प्राइज विनर हर साल के हों, 19 साल
19 घंटा 90 साल अगर खर्च करें तो जो उसने दे के भेजा है ना ऊपर वाले ने, उसका 1/100 भी हम खर्च नहीं कर सकते हैं, खर्च नहीं कर पाते हैं। छोर दोनों के मिलाने दो जरा, ऐसे जमीन पाताल को और ऐसे आकाश को उठाओ और मिला दो एक में। ये युवा कर सकता है। यह युवा को करना चाहिए, यह उसका नॉर्मल सपना होना चाहिए, चाहे वो 40 साल की उम्र में मर ही क्यों न जाए, विवेकानंद की तरह, शंकराचार्य की तरह। तो इस समय तो धधकता हुआ भगत सिंह जी से लेके चंद्रशेखर आजाद से लेके, देख क्या बच्चे थे, 23 साल कोई उम्र थी, कितना बड़ा विजन था। गगन दमामा बाजियों की आदमी मतलब जिसे बम फेंक के पकड़ा जाता है। विजन ज़रूरी होता है और सर से मिलके हमें ये सीखने को मिला क्योंकि आपको कितने भी सक्सेसफुल आप हो जाओ, लेकिन अपनी जड़ों को पकड़ के रखो, अपने पिता के संस्कार, अपने भाई का प्यार उन्हें आज भी याद है। और हमसे मिलने का सर से मैंने बहुत जाना और छोटे से समय में मैंने ये तो इंटरव्यू वो छोटा रहा, हमने बात बहुत लंबी करी सर की, ये जर्नी हमने सुनी। उस जर्नी में हमने ये सीखा कि आप किसी भी पोस्ट पे हो, यानी कि सर छोटी सी पोस्ट से ऊपर तक गए, लेकिन उन्होंने एक चीज़ पकड़ के रखी, वो पकड़ के रखा अपना परिवार, समाज के लोगों को। अगर उनके एक साइन से किसी को भला हो सकता है, उन्होंने वो किया है। और ऐसे लोगों से मिलके आपको सीखने को मिलता है, तो हमें तो बहुत सीखने को मिलता है। तो इसी के साथ सर मैं आपसे इजाज़त लेना चाहूँगी। हंगामा टाइम्स का शुक्रिया है सर, थैंक यू। डेडिकेट करता हूँ जी सर। कि हम लोगों को एक संस्कृति जो सब्जेक्ट है, इंडियन कल्चर, एंशिएंट इंडियन कल्चर, उसमें एक ही मंत्र होता था, एक ही अंतिम पढ़ाई होती थी, डाइवर्सिटी, माने अलग अलग स्टेट, अलग अलग भाषाएं, अलग अलग कल्चर, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, एकता, यह धरती, यह युवा, यह समाज। अगर यह पाठ खाली तुम्हारे नाम को ठीक से याद रख ले, एकता, क्या बचेगा पाने को, धरती आकाश सब यही है।